हेलो एवरीवन, सो ये हमारी रीड प्रीवियस ईयर सॉल्विंग की क्लास है और ये क्लासेस हम 2025 में जो रीड का एग्ज़ाम होने वाला है उसकी प्रिपरेशन करने के लिए चला रहे हैं। और आज की क्लास में हम जो हमारी सेकंड लैंग्वेज होती है हिंदी, उसके प्रीवियस ईयर को सॉल्व करेंगे। ये 2011 में लेवल 2 कौन से लेवल 2 का प्रीवियस ईयर है। इसमें जो हिंदी के टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो ईच ईच पोर्शन है उसके 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस जो आपका सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चन होता है लेवल 2 में, उसके 60 क्वेश्चन आते हैं। सो चलिए अब हम इन 30 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है? कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है? तो आप देखिए, जो हमारा सबसे लास्ट वाला वर्ग होता है स्पर्श व्यंजन में सबसे लास्ट वाला वर्ग होता है पा, फा, ब, भ और म। ये सब क्या होते हैं? ओष्ठ व्यंजन होते हैं। उसके अलावा स्वर में छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये भी ओष्ठ व्यंजन होते हैं। जबकि ये जो बड़ा आ है, ये जो बड़ा आ होता है वो हमारा कंठ व्यंजन होता है। कौन सा व्यंजन होता है? इसका उच्चारण कंठ से होता है, तो उसका ऑप्शन नंबर डी सही है। जो ये बी वाला ऑप्शन है ब, जो हमारा ब का उच्चारण स्थल होता है वो होता है कंठोष्ठ। तो इस वजह से इसको भी बोर्ड ने राइट आंसर नहीं माना था। राइट आंसर ने ऑप्शन नंबर डी को माना था, जो कि है आ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्प प्राण ध्वनियों का समूह है। सो किसी भी ब की पहली, तीसरी और पांचवी जो ध्वनियाँ होती हैं, जो वर्ण होते हैं, उन्हें हम अल्पप्राण ध्वनियाँ कहते हैं। उसके अलावा जो दूसरी और चौथी वर्ण होते हैं उनकी ध्वनियों को हम महाप्राण ध्वनियाँ कहते हैं। तो देखिए का और खा, तो का के बाद क्या आना चाहिए था? सीधे गा आना चाहिए था अल्पप्राण के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है, खा आ गया, तो ये तो राइट आंसर नहीं होगा। ता, था, ये भी लगातार था आ गया, जबकि था जो है वो महाप्राण है। ट, ठ, ये जो ठ है वो भी महाप्राण है। जबकि चा के बाद छा नहीं आया जो कि महाप्राण था, फिर आया जा के बाद झा नहीं आया, फिर आया उआ। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। ये जो सारे वर्ण लिखे हुए हैं वो क्या है? अल्पप्राण। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होता है वो अल्पप्राण कहलाता है। दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? महाप्राण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध शब्द है। तो इसमें से जो शुद्ध शब्द है वो है ऑप्शन नंबर डी कार्यालय। तो कार्यालय बिल्कुल सही तरीके से लिखा है, जबकि आशीर्वाद में जो ये रा होता है वो इधर इस पे लगता है, वाह पे ऊपर। अनाधिकार भी गलत लिखा हुआ है और विच्छिन्न भी गलत लिखा हुआ है। महा प्लस उदय, अगर हम महा और उदय का जब हम मेल करते हैं तो बनेगा महोदय। क्या बनेगा? महोदय। नेक्स्ट है सद्भावना का सद्धि विच्छेद है, तो उसका सद्धि विच्छेद होगा सत प्लस भावना। सत प्लस भावना। धरित्री का तद्भव रूप है। तद्भव रूप कौन सा रूप होता है? जब हम संस्कृत के शब्दों को अपनी हिंदी में तोड़ मरोड़ के उपयोग करते हैं तो उन्हें हम तद्भव रूप कहते हैं। तो उसका है धरित्री, धरती, धरिता, धरित्री। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी धरती। दो भिन्न भाषाओं के मेल से बना शब्द कहलाता है। जब दो अलग अलग भाषाओं के मेल से जो एक शब्द बनता है उसे हम संकर शब्द कहते हैं। देशज शब्द उन शब्दों को कहते हैं जिनकी उत्पत्ति का हमें कुछ भी नहीं पता होता है, और हम ये मान लेते हैं कि उनकी उत्पत्ति जो हुई है वो हमारे देश के अंदर ही हुई है, जैसे कि लोटा। तद्भव शब्द मैंने अभी आपको बताया कि जब हम संस्कृत के शब्दों को तोड़ मरोड़ के हिंदी में यूज़ करते हैं तो उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं, और जो संस्कृत के शब्द होते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। विदेशज शब्द उन शब्दों को कहते हैं जिनका जो जन्म स्थान है वो विदेशों में हुआ है, लेकिन आजकल उसका उपयोग हम हिंदी में करते हैं। जैसे कि डॉक्टर, हिंदी में डॉक्टर को भी हम एकदम ऐसे ही लिख देते हैं वकील। तो ये सब क्या है? विदेशी शब्द है, लेकिन इसका उपयोग हम किस में कर रहे हैं? अपनी हिंदी भाषा में कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन शब्द तद्भव है? तद्भव मतलब कि हिंदी का शब्द। वृक्ष संस्कृत का है, वृक्ष संस्कृत का है, मतलब कि तत्सम है। पल्लव भी एक तत्सम शब्द है, जबकि जो खजूर है वो एक तद्भव शब्द है। हवा का पर्यायवाची नहीं है। वायु, समीर, बयार, ये सब क्या है? हवा के पर्यायवाची है। जबकि जो ध्वज है मतलब कि ये हवा का पर्यायवाची नहीं है। ध्वज मतलब कि तिरंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वाधीन का विलोम है।
स्वाधीन का विलोम क्या होगा? गुलाम, अधीन, पराधीन या परतंत्र। तो स्वाधीन का विलोम होगा पराधीन। भक्ति का अर्थ नहीं है सेवा, पूजा, श्रद्धा और कविता। इसका राइट आंसर है कविता। बाकी सब जो है वो भक्ति के ही अर्थ है, मतलब कि भक्ति के ही पर्यायवाची है। संज्ञा का प्रकार नहीं है। तो संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु, व्यक्ति या नाम का बोध कराने वाले शब्दों को ही संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के टोटल 5 भेद होते हैं। पहली है व्यक्तिवाचक, नेक्स्ट जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक और द्रव्यमानवाचक। तो इसमें से कौन सी नहीं आई है? देशवाचक। देशवाचक कोई भी संख्या का प्रकार नहीं है। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम उन सर्वनाम को कहते हैं कि जब संज्ञा के नाम पर ऐसे शब्द आते हैं जो कि प्रश्न का बोध कराते हैं, जैसे कि किसने खाना खा लिया, ठीक है, क्या कर रहे हो यहाँ पे। तो जब संज्ञा के स्थान पर हम प्रश्नवाचक शब्दों का उपयोग करते हैं, जैसे कि जो, कोई, वह, ये तो नहीं है प्रश्नवाचक शब्द। जिनका, जो, किनका, ये भी नहीं है। जिन्होंने, उस पर, उनको, ये भी नहीं है। लेकिन कौन, क्या, किसने, ये सब प्रश्नवाचक शब्द हैं जो कि सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं। पुस्तक से कौन विशेषण बनेगा? पुस्तकालय, पुस्तकें, पुस्तकीय या फिर पुस्तकों। तो इसमें क्या बनेगा? पुस्तकीय। इसमें ई प्रत्यय जोड़ के पुस्तकीय बनाया गया है, जो कि एक विशेषण है। विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें ही हम विशेषण कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को कहते हैं। तो जो वाक्य में जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम कहते हैं पद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश बोलो कोई सुन लेगा वाक्य में रिक्त स्थान को पर आएगा। जोर से बोलो कोई सुन लेगा, गाकर बोलो कोई सुन लेगा, चीख कर बोलो कोई सुन लेगा, धीरे बोलो कोई सुन लेगा। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। वाक्य में शब्दों का क्रम निर्धारित होता है पद क्रम से, भाषा से, छंद से या फिर अलंकार से। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पद के क्रम से। शुद्ध वाक्य है, दरअसल में वह उससे प्रेम करता है। डाकू के पैरों में हथकड़ियाँ हैं। पैरों में कब से होने लगी? हाथों में होती हैं। यह ऐतिहासिक घटना है, आपका भवदीय। ओहो, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एक ऐतिहासिक घटना है। यह ऐतिहासिक घटना है। योजक चिन्ह है। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ये क्या है? हमारा योजक चिन्ह है। ये वाला क्या है? ये है हमारा अर्ध चिन्ह, नहीं, ये है हमारा अल्प चिन्ह और ये वाला जो है वो है हमारा अर्ध चिन्ह। नेक्स्ट है, लागत चिन्ह का प्रयोग होता है। लागत चिन्ह कैसा होता है? इस तरीके से गोले जैसा होता है। जैसे कि हमें पूरा डॉक्टर नहीं लिखते हैं, डॉक्टर लिख के उसके आगे लागत चिन्ह लगा लेते हैं। उद्धृत के लिए, बड़े अंश को संक्षिप्त लिखने के लिए। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ही है। जब हम किसी बड़े शब्द को छोटे रूप में लिखना होता है तो हम लागत चिन्ह का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, गड़े मुर्दे उखाड़ने का अभिप्राय है। तो इस मुहावरे का आपसे अर्थ पूछ रहे हैं। व्यर्थ श्रम करना है, कब्रिस्तान में शरारत करना, अंतिम संस्कार करना, पुरानी बातों को दोहराना। तो उसका राइट आंसर है पुरानी बातों को दोहराना, मतलब कि गड़े मुर्दे उखाड़ना। किसी के सामने डैश मेरी आदत नहीं। पूरा करिए इस वाक्य को। किसी के सामने हाथ फैलाना मेरी आदत नहीं। किसी के सामने अंगारों पर पैर रखना मेरी आदत नहीं। किसी के सामने नाको चने चबाना मेरी आदत नहीं। किसी के सामने पत्थर की लकीर खींचना मेरी आदत नहीं। तो सबसे ज़्यादा कौन सा सही है? हाथ फैलाना। तो किसी के सामने हाथ फैलाना मेरी आदत नहीं, मतलब मैं किसी से भी कुछ भी मांगता नहीं हूँ। भीगी बिल्ली होना का अभिप्राय है भीग जाना, बिल्ली की आवाज़ निकालना, डर जाना या सर्दी लगना। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डर जाना। क्वेश्चन नंबर 84, कौन मुहावरा नहीं है? अब आपको पहचानना है कि इनमें से कौन सा मुहावरा नहीं है। लाल पीला होना, मतलब कि बहुत ज़्यादा खुश होना, सब्ज बाग दिखाना, पीला मुंह करना, हरा की हरा सूझना, हरा ही हरा सूझना। तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर सी है वो कोई भी मुहावरा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौकरी चाहने के लिए लिखा जाएगा। तो किस तरीके का पत्र लिखा जाता है? जब आप कोई भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं और आप कोई एप्लीकेशन लिखते हैं तो वो किस तरीके की एप्लीकेशन होती है? परिपत्र, ज्ञापन,
आवेदन पत्र या विज्ञापन। तो आप उन लोगों से आवेदन ही तो करते हैं कि मेरी ये योग्यताएं हैं, आपको सही लगता है तो आप मुझे इस पोस्ट के लिए रख लीजिए। तो आप लोग क्या करते हैं, आवेदन करते हैं। तो ये होता है आवेदन पत्र। विज्ञप्ति में जारी करने वाले अधिकारी का पद नाम होता है सबसे नीचे दाहिनी ओर, सबसे ऊपर बाईं ओर, सबसे ऊपर दाईं ओर, कहीं नहीं होता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सबसे ऊपर होता है और कहाँ होता है, दाईं ओर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी विभाग अपनी योजनाओं की जानकारी जनता को देने के लिए जारी करता है विज्ञप्ति, निविदा सूचना, अधिसूचना या ज्ञापन। तो क्या जारी करता है, आप सोचिए एक बार कि क्या जारी करता होगा। वो जारी करता है विज्ञप्ति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विज्ञप्ति। अब देखिए ये आपको गद्यांश दे रखा है जिसको पढ़ के आपको आंसर देने हैं। तो पहले हम गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं। पर्यावरण का अर्थ है हमारे आसपास का वातावरण। पर्यावरण से सभी जीव, सजीव और निर्जीव अवयवों के आदान प्रदान का द्वारा एक साम्य अवस्था बनी रहती है जिसमें जीव जंतु तथा पौधे संतुलित विकास करते हैं। परंतु किसी भी कारणवश यदि पर्यावरण का एक घटक या अवयव कम हो या अधिक हो जाए तो कोई भी अन्य पदार्थ कम या अधिक होने से प्रवेश कर जाए तो पर्यावरण संतुलन या दूषित हो जाता है। इसे पर्यावरण प्रदूषण कहा जाता है। तो इसमें किसकी बात बता रही है, पर्यावरण प्रदूषण की बात बताई जा रही है कि अगर कोई भी तत्व बढ़ जाएगा या फिर कम हो जाएगा तो उसका क्या नतीजा निकलेगा कि पर्यावरण प्रदूषण हो जाएगा। तो इसी क्वेश्चन देखते हैं। इस गद्यांश का शीर्षक है पर्यावरण प्रदूषण, आसपास का वातावरण, संतुलित विकास, सजीव निर्जीव अव्यय। तो मैंने अभी आपको बताया कि इसमें प्रदूषण की बात हो रही है। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरण प्रदूषण। निर्जीव का अर्थ होता है नीर वाला जीव, जीवन रहित, निकट का जीव, जीवित। जिसका राइट आंसर होता है जीवन रहित। जो जीव होते हैं उन्हें हम निर्जीव कहते हैं, जैसे मेज हो गई, कुर्सी हो गई, पंखा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। पर्यावरण के किसी घटक के कम या अधिक होने से होता है विनाश, खतरा, पर्यावरण प्रदूषण या रोगों का फैलाव। तो क्या होता है, पर्यावरण प्रदूषण होता है। सो ये हमारे 2011 के लैंग्वेज 2 हिंदी के जो 30 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए हैं। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके 30 आउट ऑफ कितने नंबर आए हैं। सो इसके बाद भी बहुत सारे रीड के एग्ज़ाम हुए हैं, उन्हें 1 बाय 1 मैं सॉल्व कराती रहूँगी। इसमें लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 जो दोनों के पोर्शन में जितनी लैंग्वेज के क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे कि हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन आए हुए हैं, उन दोनों को ही मैं आपको सॉल्व करा रही हूँ सो डैट आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। बाय एंड हैव अ गुड डे।